वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे आप दूसरे शब्दों में अनसीन पैसेजेस भी बोलते हो, अपने क्लास 9, 10, 11 और 12 में आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पैसेज तो इतने लंबे लंबे आते हैं। तो इतने लंबे लंबे पैसेजेस को हम कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? आपकी इच्छा से एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या अनसीन पैसेज है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी प्रेशर के, और आपको ये भी लगेगा कि कम टाइम में कितने आसानी से आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो हार गए हम तो कोई गम नहीं, लेकिन गम होगा इस बात का कि हमने कोशिश क्यों नहीं करी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं रुबैका आगा, आपकी इंग्लिश मेंटर, आपको बताने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे आप दूसरे शब्दों में अनसीन पैसेजेस भी बोलते हो, अपने क्लास 9, 10, 11 और 12 में आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे कर सकते हो। क्लास 11th 12th 9 10 की खासियत सबसे ज्यादा ये होती है कि जब आपके एग्जाम में आरसी आता है तो ये थोड़ा इजी आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आंसर्स बहुत इजी हो जाते हैं। बट आप लोग बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पैसेज तो इतने लंबे लंबे आते हैं। तो इतने लंबे लंबे पैसेजेस को हम कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? सो देखो ना, हमेशा हम लोग को ये बोला जाता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आज मैं आप लोगों को आपकी इच्छा से एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या अनसीन पैसेज है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी प्रेशर के, और आपको ये भी लगेगा कि कम टाइम में कितने आसानी से आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखो जब आप अनसीन पैसेजेस करने के लिए जाते हो तो आपको दो तरह के पैसेजेस मिलते हैं। ऑल टोटल आपका ये 22 नंबर का आता है, ठीक है, एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होता है। आपको अलग अलग तरह के पैसेजेस देखने के लिए मिलते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आता है या डाउट आता है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, दैट इज rubaika.aga@247.com। नाउ आपके एग्जाम में जो पैसेजेस आ रहे होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 वर्ड के होते हैं, और आपको पैसेजेस दो तरह के मिलते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल, या फिर दूसरा आप बोल सकते हो जो कि डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको चार्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो पाई ग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, है ना, या फिर वो कोई डेटा चार्ट हो। टोटल 22 नंबर का होता है। तो आपको हो सकता है डिस्क्रिप्टिव 12 नंबर का मिले, हो सकता है आपको जो फैक्चुअल वाला पार्ट मिले वो 10 नंबर का मिले, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट दोनों ही करना ईजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट तब लगते हैं जब पेपर लेंदी आता है। तो इस लेंदी को भी आप आसान कैसे बना सकते हो, उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक आपकी सॉल्व करने की ये है कि अगर कोई बच्चा रीडिंग में अच्छा है तो पैसेज को रीड करे, एनालाइज करे कि क्या बात हो रही है। कुछ आइडियाज, कुछ कनेक्टर्स मिलेंगे आपको जिनको आप जॉट डाउन करके उसका थीम निकाल सकते हो, फिर आप क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो। बट ये उस बच्चे के लिए है जिसको पैसेज अपने आप में पढ़ना समझ में आता हो, रीडिंग जिसकी अच्छी हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। लेकिन अगर आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? तो देयर इज अ सेकंड वे, राइट। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी इस चीज को, जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस में हो तो ऑब्वियसली कोशिश करो कि अपनी रीडिंग को अच्छा करो। अभी आपका पेपर प्री बोर्ड का दिसंबर में होगा, और फिर आपका जो पेपर एग्जाम होने वाला है वो मार्च में, 12 मार्च को आपकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, राइट। तो जब आप अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, कोशिश करो हफ्ते में 1 या 2 आरसीज या अनसीन पैसेजेस आप करो, जरूर करो, ताकि आपकी हैबिट बनती जाए रीडिंग की, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। बट बी श्योर ऑफ दिस कि अगर आपको नहीं आता है पढ़ना, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो आप क्वेश्चन को एनालाइज करिए और देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया आपको, इनडायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के आंसर्स को मांग रहे होते हैं। जैसे आपको कोई ना कोई ऐसा की मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंटर मिल जाएगा जो कि आपके पैसेज में आया हुआ होगा, और अगर आप उस कीवर्ड को उठा करके पैसेज में चेक करोगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू नॉट ट्रू बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको आंसर दे देते हैं पैसेज में चेक करने पर, क्योंकि आपको वही सेम वर्ड्स पैसेज में मिल जाते हैं। बट अगर हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, जैसे थीम क्या है, ऑथर का व्यू क्या है, टाइटल ऑफ द पैसेज क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहा है ऑथर इससे, है ना। आप मुझे इन्फरेंस ड्रॉ करके बताओ, जिससे आप कंक्लूजन बोलते हो, या फिर टोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनसे आप जितने भी सवाल 10 बार पढ़ने की कोशिश करो, 100 बार पढ़ने की कोशिश करो, जितने भी सवाल आप पढ़ने की कोशिश करोगे आपको लगेगा कि अरे ये वाला वर्ड तो मुझे कहीं पैसेज में मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपके 9, 10, 11, 12 का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सपोज अगर आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे। तो आपको फोकस करना है 6 क्वेश्चन करने पर, 2 क्वेश्चन आप लास्ट में करोगे। वो कैसे करोगे उसकी अप्रोच में अभी आप लोगों को बता देती हूँ। बट ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का आपको अपना पैसेज मिलेगा ही मिलेगा।
नाउ 9, 10, 11, 12 के पेपर में एक जनरली चीज देखी गई है जो बहुत कॉमन सी है। वो क्या है? वो ये है कि आप जनरली देखोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप पहला पैराग्राफ या पहला लाइन में ढूंढने की कोशिश करो। हमेशा ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहला पैराग्राफ या पहला लाइन में मिल जाता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैरा या सेकंड लाइन में मिल जाता है आपको, थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैराग्राफ या थर्ड लाइन में मिल जाता है। ऐसे अगर आप लास्ट क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो आपको लास्ट पैराग्राफ या तो लास्ट लाइन में मिल जाएगा। और अगर मान लो नहीं मिलता, दैट मीन्स वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे टाइटल पूछा गया है, थीम पूछा गया है या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए बोला गया। तो जनरली जब आप फर्स्ट से लेकर के 6 क्वेश्चन कर चुके होते हो ना, तो ऑलमोस्ट आपके पैराग्राफ कंप्लीट हो गए होते हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो, पैराग्राफ आपको क्लियर होते जाते हैं थोड़ी देर में, तो उससे आपको एक ओवरऑल व्यू पता चल जाता है कि पैसेज कह क्या रहा है। फिर जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो एलिमिनेशन से करना। कौन सा सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है जो कि आपके जो पैसेज है उसको सूट कर रहा है, तब आप एलिमिनेट करके अगर आंसर निकालोगे ना तो आपका चुटकियों में आंसर निकल आएगा। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को यूं ही नहीं बता रही, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट कोशिश करिएगा कि आप भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने ज्यादा लगा सकते हैं लगाइए। अगर आप खुद से नहीं लगा पा रहे तो मैं आपको एक बहुत शानदार सी चीज बताती हूँ। एक आपका टेलीग्राम चैनल है, आप कोशिश करिएगा कि आप उसे ज्वाइन कर लें। इसमें मैं आपको PYQ या प्रीवियस ईयर पेपर्स भेजती रहूंगी। ये स्कैनर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, स्कैनर को स्कैन करके जरूर से जरूर सेव कर लीजिए अपने पास या इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ताकि मैं आप लोगों को वीकली एक पैसेज भेजती रहूं या एक PYQ भेजती रहूं और आप अपने पैसेजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे आप और प्रीवियस ईयर पेपर्स में यही टेक्निक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पैरा में ढूंढने की कोशिश करो। सेम गोस फॉर क्वेश्चन नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 में जाओ या पैराग्राफ नंबर 2 में नहीं जा सकते तो लाइन नंबर 2 में जाओ और चेक करने की कोशिश करो। ऑप्शंस देखो, अगर MCQs आए हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑड वन आउट करके एलिमिनेट करके आंसर निकालना है, और अगर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स डू वन। मैं एक PYP ही निकाल लेती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी का एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा करके दिखा देती हूँ। सपोज हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन के बारे में दिया गया है, राइट। यहाँ पे लिखा गया है आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन कैसे कैसे होती है, क्या होती है। मुझे नहीं पता पूरा इतना बड़ा जो मेरा पैसेज है, जिसमें ऑल टोटल अगर मैं देखूं तो 6 और फिर इधर आ गया 7 और फिर 8 और फिर 9 और 10 पैराग्राफ्स हैं ऑल टोटल। इतना अगर मैं पढ़ने बैठूंगी ना तो शायद मेरा पूरा पेपर पढ़ने में ही निकल जाएगा, मैं इसको कर नहीं पाऊंगी। तो मैं ना ऑड वन आउट से करने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं वो वाली ट्रिक लगाती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट वे में दिया गया होगा तो आपको अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखना पड़ सकता है। फिलहाल हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैन आई कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज अ स्किल ऑफ, किस चीज की स्किल है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे दिया गया फ्रेंडलीनेस एंड कंसेंसस, यहाँ पे दिया गया असर्शन एंड ईज, और यहाँ पे दिया गया सोफिस्टिकेशन एंड क्रिएटिविटी। अभी मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, बट मैं पैराग्राफ फर्स्ट को चेक करती हूँ। लेट मी सी कि मुझे आंसर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ था मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ में, इसका आंसर कह रहा है द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहा है, लाइक एनी आर्ट इज अ स्किल ऑफ एलिगेंस न्यूएंस एंड क्रिएटिव एग्जीक्यूशन। तो देखो यहाँ पे एलिगेंस की बात करी गई है, न्यूएंस मतलब नवीनता की बात करी गई है, और क्रिएटिव की बात करी गई है, तो क्रिएटिव एग्जीक्यूशन की बात करी गई है। तो अगर हम क्वेश्चन में वापस आए और एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो क्या यूनिफॉर्मिटी के बारे में वो बता रहा है? नहीं। फ्रेंडलीनेस के बारे में वो बता रहा है? नहीं। क्या असर्शन और ईज के बारे में बता रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन वो इस चीज के बारे में बता रहा है कि क्रिएटिविटी है। अगर आप क्रिएटिव हो जाओ यहाँ पर तो आप बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो फर्स्ट लाइन से ही हम निकाल सकते हैं कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू क्रिएटिव एग्जीक्यूशन ओनली। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को बहुत अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू कन्वर्सेशन स्किल्स एज समथिंग यू आर बोर्न विद। अब यहाँ पर बोर्न की बात कर रहा है, सो यू हैव टू चेक विद इट कि ये बोर्न वाला स्टेटमेंट कहाँ पर आया। मैंने बोला ना अभी हम स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ को चेक करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में मेरा बोर्न के बारे में बात किया गया या नहीं किया गया, हमने आगे पढ़ लिया। I happen to believe that there is an art to everything we do, and why not? Without fear and panic, most things become a drudgery. है ना? Why settle for drudgery when you have art? It is written over here. फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में मैं born word नहीं मिला। When it comes to the art of conversation, we have all met people who seem to have the knack for it. They can talk to anybody about anything, and they seem to do it with complete ease. And while it's true that there are those who are born, देखो ये लाइन मिल गई born वाली. So there are those who are born
With the gift of gab, luckily for the rest of us, conversation skills can be developed and mastered. तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है स्पेसिफिकली कि कुछ लोग बाय बर्थ अच्छे होते हैं बोलने में और कुछ लोग इसको डेवलप करते हैं विद स्किल्स. तो अगर आप राइटर का रेफरेंस लोगे कॉन्वर्जेशन स्किल्स पे एज समथिंग यू आर बॉर्न विद, तो ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ हम पैदा ही नहीं होते, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैदा नहीं होते बल्कि कुछ लोग सीखते भी हैं इसको. सो अगर आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो बताओ. मैं यहां पर ले लूं पैराग्राफ आपका, सेकंड पे थे, इसको एकदम नीचे लेकर के जाएंगे. सो अगर मैं इसके बारे में बोलूं, कमेंट ऑन राइटर रेफरेंस टू कन्वर्सेशन स्किल्स एज समथिंग यू आर बोर्न विद. सो ही इज ट्राइंग टू से not only born with this art but also mastered it. We can also master it. So the writer reference to conversation skill as something you are born with is not the only thing. आप बोल सकते हो only thing. ठीक है, sometime we mastered it also. कभी कभी हम इसको क्या करते हैं, मास्टर भी करते हैं. ओके तो हमने इतना अपनी लैंग्वेज में लिख दिया. भाई मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर थोड़ा सा पढ़ रहे हो आप तो कुछ ऐसी चीजें तो होंगी ही जो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, अपने पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो. ये प्रैक्टिस का खेल है. थर्ड कह रहा है लिस्ट 2 रीजन व्हाई पीपल एंटर इनटू कन्वर्सेशन. अब आपसे पूछ रहा है कि आप कोई 2 रीजंस बता दो जिस वजह से लोग जो है एंटर करते हैं किस चीज में, कन्वर्सेशन में. सो लेट्स लुक फॉर इट. क्या हमें कोई थर्ड पैराग्राफ में या फिर सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आंसर मिल सकता है? Let's go for it. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Conversation is a form of communication. However, it is usually more spontaneous and less formal. We enter into conversation. मिल गया? We enter into conversation for purposes of pleasant engagement in order to meet new people, to find out information and to enjoy social interaction. So हमको थर्ड का आंसर ना थर्ड पैराग्राफ में ही मिल गया. आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमें आंसर मिल रहा है. हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें आंसर थर्ड पैराग्राफ में ही मिल गया. सो आपसे पूछा गया ना लिस्ट 2 रीजंस, तो 2 रीजंस हमने लिख दिए. या तो टू मीट न्यू पीपल लिख दो, टू फाइंड इन्फॉर्मेशन लिख दो, या फिर टू एंजॉय सोशल इंटरेक्शन लिख दो. फोर्थ वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड विटी यूज्ड इन पैराग्राफ 3. तो देखो उसने बोल ही दिया है, आपको विटी का ऑपोजिट बताना है. विटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट, है ना, या समथिंग रिलेटेड टू फन. तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है एडुकेटेड, क्रिएटिव, इग्नोरेंट और बोरिंग. तो विटी इंटेलिजेंस को दिखाता है. फिलहाल हमें किस पे आना है, पैसेज पे आना है टू चेक इट कि विटी वर्ड आया किस सेंस में, क्योंकि जब तक हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे ना विल गेट नो आइडिया अबाउट दिस कि वो किस सेंस में यूज किया गया. तो देखो विटी लिखा कहाँ पे, अभी हम थर्ड ही पैराग्राफ तो पढ़ रहे थे ना. In order to meet new people, to find out information, to enjoy social interaction. As far as types of conversation, they are vary anywhere from intellectual conversation and information exchange to friendly debates and witty banter. तो विटी का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस का ऑपोजिट क्या होगा? अगर आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर आप एकदम जाहिल झपटपन दिखा रहे हो दैट मीन्स आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. सो अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इट शुड बी, इफ वी सी द क्वेश्चन, ऑपोजिट लिखना है ना. विटी पॉजिटिव वर्ड है तो ऑपोजिट कोई नेगेटिव ही वर्ड होगा. एडुकेटेड नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा. बोरिंग का मतलब होता है मोनोटोनस, है ना. तो पढ़े लिखे का उल्टा क्या होता है? जाहिल. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है. कह रहा है द राइटर वुड नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 and 5 एक्सेप्ट. तो 3 and 5 में से कौन से पॉइंटर पर राइटर एक्सेप्ट नहीं होगा? तो हमें थर्ड और फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. थर्ड हमने पढ़ लिया है ना. अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कॉन्वर्सेशन आर मेंट ओनली फॉर पर्पसेज ऑफ रिसर्च. क्या सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए बनी होती है कॉन्वर्सेशन? इट इज इंपॉर्टेंट टू बी आउटगोइंग, टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट. आपको थोड़ा सा आउटगोइंग होना पड़ेगा अगर आपको कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना है. अच्छा, तो कॉन्वर्सेशन स्किल्स कैन बी इंप्रूव्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस. आप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो. अटेंटिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हाइल डिबेटिंग. अगर आप सुन रहे हो तो सुनना सिर्फ डिबेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो चलो थर्ड पैराग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं. हमें कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? फिफ्थ वाला. सो फिफ्थ वाला पैराग्राफ अगर हमें पढ़ना है, कहाँ पे आ गया उल्टा, फिफ्थ वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं. थर्ड वाला पढ़ लिया था ना हम लोगों ने पूरा, क्योंकि विटी बैंटर तक हमने पढ़ लिया था. फिफ्थ पे आते हैं. इंस्टेड यू कैन डेवलप द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली, आस्क फिटिंग क्वेश्चन एंड पे अटेंशन टू द आंसर्स. ऑल क्वालिटीज एसेंशियल टू द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन. विद डिलिजेंट प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कुछ गुड पॉइंटर्स की जरूरत होगी. एनीवन कैन इंप्रूव हिज और हर कन्वर्सेशनल स्किल्स. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हैं? अपनी कन्वर्सेशनल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो कह रहा है द राइटर वुड नॉट अग्री. इनमें से कौन से पॉइंटर पर राइटर अग्री नहीं होगा? विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन थर्ड टू फिफ्थ एक्सेप्ट. ठीक है ना.
किसको छोड़ करके राइटर अग्री नहीं होगा, है ना। तो आपने देखो डिलीजेंट अभी कॉन्वर्जेशन आर मेंट फॉर ओनली पर्पसेस ऑफ रिसर्च, इस बात पर क्या वो अग्री होगा? नहीं। ठीक, आप क्वेश्चन देखो, यहां पे अगर लिखा होता वुड अग्री, एक सेकेंड, अगर आपको ऑप्शन लिखा होता वुड अग्री, सब पे अग्री हो जाएगा एक्सेप्ट दिस, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज कर लेते? बहुत सारे। यहां पे देखो बोल रहा है वुड नॉट अग्री, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। सिर्फ एक के साथ ही वो एग्री नहीं होगा, बाकी सबके साथ अग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो वुड नॉट अग्री एक्सेप्ट। तो कॉन्वर्जेशंस आर मेंट ओनली फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च, क्या सिर्फ कॉन्वर्जेशन पर्पस ऑफ रिसर्च के लिए बनी होती है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बी आउटगोइंग टू अ गुड कॉन्वर्जेशनिस्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्वर्जेशन स्किल्स कैन बी इंप्रूव्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस। सिर्फ एक ही पॉइंट तो उसने बोला है कि कॉन्वर्जेशनल स्किल्स इंप्रूव करी जा सकती है रेगुलर प्रैक्टिस से, है ना। राइटर इसके साथ अग्री नहीं होगा, इसके साथ अग्री नहीं होगा, इसके साथ अग्री नहीं होगा, सिर्फ अग्री किसके साथ होगा? इसके साथ। क्योंकि हमारा फिफ्थ वाला अगर हम लाइन देखें तो हमने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है जो बहुत अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ईज के साथ दिया गया है। देख रहे हो, कह रहा है विद डिलिजेंट प्रैक्टिस एंड सेवरल गुड पॉइंटर्स एनीवन कैन इंप्रूव हिज और हर कॉन्वर्सेशन। सिंपल। तो इंप्रूव करी जा सकती है कॉन्वर्सेशनल स्किल्स किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ। क्लियर है? आउटगोइंग होने के लिए उसने नहीं बोला, उसने बोला है यू कैन डेवलप द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली। आपको सुनना है, सिर्फ डिबेटिंग के टाइम पे सुनना है ऐसा नहीं बोला, ठीक है ना। फिर उसने ये भी नहीं बोला कि आपको आउटगोइंग होना जरूरी है, उसने ये भी नहीं बोला कि सिर्फ ओनली पर्पस ऑफ रिसर्च के लिए ही जरूरी है, वो मल्टीपल चीजों के लिए जरूरी है। वो आपको ऑलरेडी इसने थर्ड वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है। देखो, we enter into conversation for purpose of pleasant engagement in order to meet new people, to find out information and to enjoy social interaction। तो information के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम conversation में जाते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो इकलौता पॉइंट जिससे अग्री हो रहा है वो कौन सा है? कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सबके साथ अग्री होगा, कौन से के साथ नहीं होगा? अगर ये पूछता तो अलग आंसर लिखते आप। उसने बोला है वुड नॉट अग्री एक्सेप्ट, किसी के साथ भी अग्री नहीं होगा सिर्फ एक को छोड़ करके। तो अग्री किसके साथ है? वो सी वाले के साथ। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर शोइंग इंटरेस्ट इन अदर लीड्स टू इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। Based on your understanding of paragraph 5 and 6, list one way how a good listener can make the other person speak more freely। तो आपको देखो इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि फिफ्थ और सिक्स्थ पैसेज आपको पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा। तो फिफ्थ आपने पढ़ ही रखा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको इसके पहले वाला आंसर करना था। अब सिक्स्थ वाला अगर आप पढ़ लो तो आपको आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी सिक्स्थ वाला पॉइंटर क्या है। कह रहा है पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स आर यूजुअली इंटरेस्टिंग देमसेल्फ। Why? Because they are more open to learning about the understanding of new things. Showing interest also encourage the other person to be relaxed and share information more freely. Display attentiveness by keeping good eye contact and listening actively. ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है ना, कि सामने वाला बंदे को ये लगे कि नहीं दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन माई कॉन्वर्जेशन, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप उसकी बातों को सुनो। तो ऑथर के अकॉर्डिंग शोइंग इंटरेस्ट इन अदर लीड्स टू इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कैसे आप फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंटर से एक्सप्लेन करोगे? आपको कोई एक वे बताना था तो आप यहीं से ही उठा लो। शोइंग इंटरेस्ट ऑल्सो एनकरेज द अदर पर्सन टू बी रिलैक्स्ड एंड शेयर इन्फॉर्मेशन मोर फ्रीली। सो ये हो गया सिक्स्थ आंसर, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेवन देख लेते हैं फटाफट से। सेवन क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ कैन वन वार्म अप बिफोर वन शेयर्स वंस व्यूज। तो कैसे कोई बंदा वार्म अप कर सकता है अपने आप को? तो सेवेंथ है ना, तो या तो सिक्स पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन में देख लो या तो सेवेंथ पैराग्राफ की लाइन में देख लो। तो फिलहाल सिक्स पैराग्राफ हम पढ़ करके आए हैं। हमें यहाँ पर ये तो मेंशन किया नहीं गया, इससे रिलेटेड तो कुछ मेंशन किया नहीं गया। हम सेवेंथ वाला पढ़ लेते हैं। वार्म अप बोला जा रहा है ना कि वार्म अप कैसे करोगे। सो कह रहा है इफ यू हैपन टू बी शाय एंड नीड टाइम टू वार्म अप। देखो मिल गया ना वार्म अप। तो कह रहा है वार्म अप बिफोर यू शेयर योर ओन व्यूज यू कैन आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस और एनकरेज द अदर पर्सन टू इलैबोरेट ऑन देयर इनसाइट्स। सो आपका सेवेंथ वाला आंसर क्या हो जाएगा? तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ कैन वन वार्म अप बिफोर वन शेयर्स वंस व्यूज, सो वन कैन वार्म अप बिफोर वन शेयर्स वंस व्यूज बाय डूइंग दिस। You can ask open-ended question or encourage the other person to elaborate on their insights. Simple. Next पे चलते हैं। 8th question देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ है। Let's see. It is saying complete the given statement with an appropriate inference, मतलब conclusion
with respect to the following. The writer gives an example of going up to someone and introducing oneself in order to. अच्छा, जो हमसे राइटर है वो ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब आपको जानना चाहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसी के सामने? तो देखो ना, अगर आप चाहते हो कि उससे आपका इंटरेक्शन अच्छा हो, 8th वाला है ना आपका, तो आप 8th वाला लाइन ही देखो या 8th वाला पैराग्राफ ही देखो. टू स्टार्ट अप अ कन्वर्सेशन, गो अप टू समवन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इट इज बोथ पोलाइट एंड नेसेसरी टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स स्मूथली. सो इफ यू वांट टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑथर फाइंड्स दैट इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स स्मूथली एंड इट इज पोलाइट एज वेल. ये अच्छा भी होता है कि अगर आप किसी से एक होता नहीं ब्रेक करना चाहते हो साइलेंस को, तो आप खुद से ही स्टार्ट कर दो. नेक्स्ट पे जाते हैं, 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है. आप देख सकते हो कितना इजीली और स्मूथली आप इसको कर पा रहे हो. 9th में जाओगे आप तो लिखा हुआ है, हाउ कैन द वेज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एज सजेस्टेड इन द पैसेज बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. अब अगर आप इसको नोटिस करोगे ना बेटा, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट है. कह रहा है कि किस तरह के तरीके कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के सजेस्ट किए गए हैं पैसेज में, और इन पॉइंटर्स में से कौन सा पॉइंटर बोल सकते हो कि वो बेस्ट हो सकता है. क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है? नहीं. आप तो ईज प्रोवाइड कर रहे हो ना सामने वाले बंदे को. एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला हो सकता है? नहीं. या तो हम्बलिंग हो सकता है या तो प्रैक्टिकल हो सकता है. टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन पोलाइट हो सकता है, और साथ ही साथ में वो आप ऐसे भी बोल सकते हो इट कैन बी हम्बलिंग एज वेल. बट हम्बलिंग ना थोड़ा सा ज्यादा प्रो आंसर हो जाता है, मतलब इतना स्वीट नहीं जाना है हमको, बल्कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है. यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी को दिखाएंगे कि अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप इजी गो होने के लिए खुद प्रैक्टिकल हो जाओ, खुद चले जाओ बात करने के लिए, ताकि चुप्पी टूटे. सो हम्बलिंग भी आंसर हो सकता था अगर प्रैक्टिकल ना दिया गया होता तो, बट हम यहाँ पर प्रैक्टिकल आंसर देंगे कि किसी से भी बात करना, खुद से स्टार्ट करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है. फाइन. सो हाउ कैन द वेज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एज सजेस्टेड इन द पैसेज. वैसे तो बहुत सारे तरीके दिए गए है ना, तो इट इज प्रैक्टिकल के ऊपर आप जा सकते हो. नेक्स्ट में देखो, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज. जब पूरा पढ़ ही चुके हो 1st से 7th तक, तो कॉन्वर्सेशन एक चैलेंजिंग परसूट हो सकता है? नहीं. कॉन्वर्सेशन वर्सेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस बताया गया? नहीं. इफेक्टिव लिसनिंग कितना जरूरी है बताया गया? नहीं. मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि पूरे पैसेज में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में ही बात हो रही है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आप खुद देख सकते हो कि एक ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो या प्रीवियस ईयर पेपर लो, उसको उठा करके आप ना पैसेजेस करने की कोशिश करो. आप देखोगे बहुत ही इजीली आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर ले रहे हो. एंड मैक्सिमम मैंने अभी तक पिछले 6-7 सालों में जितने भी पैसेजेस करवाए हुए हैं बेटा, उसमें मैंने यही पैटर्न फ्लो होता हुआ देखा. और अभी लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी यही बच्चों ने ट्रिक लगाई है, वो उनके लिए हेल्पफुल हुई है. आप एक पेपर सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है. प्लस इसके साथ मैंने एक और पैसेज ऐड किया हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज डेटा बेस्ड. अभी नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर ऐसे एक डेटा चार्ट बना करके दिया गया है. तो मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर बेस्ड ना आप एक बार क्वेश्चन करना, और ये मैं आपको वहीं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगी, सो दैट आप इसको करो और फिर आप मुझे बताओ कि वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट. यहाँ पर ऑल टोटल आपको देखो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन. और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके लिए ट्रिक्स कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रही हैं, और साथ ही साथ में मुझे ये बताना कि आप कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी करना चाहोगे. अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैम सैम्पल, और सैम्पल के साथ 2 हार्ट्स. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सैम्पल पेपर का क्वेश्चन इसी ट्रिक से करवाऊंगी, ताकि आप बेस्ट अप्रोच के साथ अपने एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को करके आओ. थैंक यू.